Hello everyone, welcome to the next lecture on the topic of vector spaces, and in this lecture we are going to discuss dimension of a subspace, dimension of linear sum of subspaces, and then we will discuss about complementary subspace. Let us first of all discuss about dimension of a subspace. So if W is a subspace of a finite dimensional vector space V over F, then we have this result that dimension of W is always less than equal to dimension of V, and in particular dimension of W is equal to dimension of V if and only if W is equal to V. इसका मतलब अगर W एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस है तो सब स्पेस की जो डायमेंशन होगी, W की जो डायमेंशन होगी, वो वेक्टर स्पेस V की डायमेंशन से लेस होगी या उसके इक्वल हो सकती है, और इक्वल भी तभी हो सकती है व्हेन W इज इटसेल्फ इक्वल टू V, है ना. We know that every vector space is a subspace of itself, so we can say dimension of W is equal to dimension of V if and only if W is equal to V, that is V is a subspace of itself. तो पहले हमें प्रूव करना है कि W की डायमेंशन V की डायमेंशन से कम है या उससे इक्वल है. W की डायमेंशन V की डायमेंशन से ज़्यादा नहीं हो सकती. सो लेट वी टेक डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू n. मान लीजिए हमने डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू n मान ली एंड डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू m. डायमेंशन ऑफ W को m मान लिया, तो अब हमने प्रूव करना है कि m इज लेस देन इक्वल टू n. ये हमने प्रूव करके दिखाना है. ऑल राइट, सो नाउ हियर W इज ए सबस्पेस ऑफ V एंड देयरफॉर W इटसेल्फ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, क्योंकि आपको पता है कि जो सबस्पेस होता है वो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होता है. सो W इन इटसेल्फ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F. जिस फील्ड पे V वेक्टर स्पेस है उसी फील्ड पे W भी वेक्टर स्पेस है. अब W की डायमेंशन है m. W की डायमेंशन m होने का मतलब W के बेसिस में m एलिमेंट होंगे. W का आप कोई भी बेसिस लो उसमें m एलिमेंट होंगे, और जो बेसिस के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए हमने W का कोई बेसिस कंसीडर किया, उसके जो वेक्टर्स होंगे, सो दोज वेक्टर्स विल फॉर्म ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W. अब जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा W का, वो V का भी एक सबसेट होगा और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा V का भी. ऑलराइट, सो जो बेसिस होगा W का जिसमें m एलिमेंट्स है, दैट इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W एंड ऑल्सो ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V. So this linearly independent subset of V that contains m elements, है ना, that contains m elements is linearly independent in V also and W also. But हमें पता है कि किसी भी linearly independent subset में, एक वेक्टर स्पेस के किसी भी linearly independent subset में उसके बेसिस से एलिमेंट ज़्यादा नहीं हो सकते. मतलब जैसे V के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो n+1 वेक्टर्स का जो भी सेट होगा या n+1 या उससे ज्यादा वेक्टर्स का जो भी सेट होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा. ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. अब V की डायमेंशन है n, V के बेसिस में है n एलिमेंट, तो इसका मतलब अगर n एलिमेंट से ज्यादा का कोई सेट होगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लेकिन ये सेट जिसमें m एलिमेंट्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो इसका मतलब ये एलिमेंट्स जो m है वो n से ज्यादा नहीं हो सकते, बिकॉज ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है. लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट में बेसिस में जितने एलिमेंट्स होते हैं उससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते. सो m हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू n, दैट मीन्स वी कैन से दैट डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V. सो मेन कंसेप्ट जो हमने यहाँ यूज़ किया वो ये है कि जो सेट m वेक्टर्स का W के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा वो V के अंदर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. ऑलराइट, so next we are going to discuss the second part of this theorem, that is dimension of W is equal to dimension of V if and only if W is equal to V. पहले हम मान लेते हैं कि dimension of W is equal to dimension of V. Alright, suppose dimension of W और dimension of V बराबर हैं, तो हमने शो करना है कि W is equal to V. W और V जो है वो इक्वल होंगे. तो सपोज हमने W1, W2, Wm ये सेट हमने ले लिया, W1, W2 and so on Wm. Suppose it is a basis of W. Again it is a linearly independent subset of W.
and hence it is linearly independent subset of V also. लेकिन हमें दिया हुआ है कि V की डायमेंशन W की डायमेंशन के इक्वल है, तो इसका मतलब V की डायमेंशन भी M होगी। अब आपको पता है कि अगर V की डायमेंशन M है और आपको V के अंदर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट मिल जाए जिसमें M वेक्टर्स हैं, तो वो क्या होगा, वो V का बेसिस होगा। तो इसका मतलब ये जो W का बेसिस है इट इज ऑल्सो ए बेसिस ऑफ V। तो इसका मतलब S जनरेट्स V। अब S एक सेट है जो V को भी जनरेट कर रहा है, S एक सेट है जो W को भी जनरेट कर रहा है। अब S का जनरेटिंग सेट जो होगा वो तो एक ही होगा ना, S का जनरेटिंग सेट तो यूनिक होगा। अब S का जनरेटिंग सेट V के इक्वल के भी है, V के इक्वल भी है, और S का जनरेटिंग सेट W के इक्वल भी है, हेंस V और W जो है वो सेम होंगे, हेंस W इज इक्वल टू V। तो अगर W की डायमेंशन V की डायमेंशन के इक्वल है तो दोनों का कॉमन बेसिस होगा। दोनों का कॉमन बेसिस होने का मतलब दोनों का जनरेटिंग सेट सेम होगा, और दोनों का जनरेटिंग सेट सेम होने का मतलब W मस्ट बी इक्वल टू V। ऑलराइट, कन्वर्सली सपोज W इज इक्वल टू E, W और V इक्वल है, इसका क्या मतलब हो गया, वी कैन से W इज ए सबस्पेस ऑफ V। और अगर हम W को V का सबस्पेस मान लेते हैं, देन अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस थ्योरम डायमेंशन ऑफ W मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, है ना। और देखो W इज इक्वल टू V का मतलब क्या है, इसका मतलब है W कैन बी रिटन एज ए सबसेट ऑफ V and V can also be written as subset of W. So W is a subspace of V, that means dimension of W is less than equal to dimension of V, and when we treat V as a subspace of W, then we can write dimension of V is less than equal to dimension of W, and from these two equations we can write dimension of W is equal to dimension of V. Alright, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अगर W V के इक्वल है तो dimension of W must be equal to dimension of V. Next we are going to discuss dimension of linear sum of subspaces. Linear sum of subspaces, आपको पता है कि अगर किसी वेक्टर स्पेस V के कोई दो सबस्पेसेस हैं W1 और W2, then W1 plus W2 is called as linear sum of these two subspaces. And in this theorem we are going to show that कि dimension of W1 plus W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2. Alright, so if W1 and W2 are two subspaces of a finite dimensional vector space V over F, then dimension of W1 plus W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2. और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर W1 और W2 दो सबस्पेसेस हैं एक वेक्टर स्पेस V के, तो W1 इंटरसेक्शन W2 भी एक सबस्पेस होगा और W1 प्लस W2 भी एक सबस्पेस होगा। सो दैट इज वाई वी कैन talk about dimension of W1 plus W2 and dimension of W1 intersection W2. Alright, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि W1 intersection W2 की डायमेंशन है L, तो इसका जो बेसिस होगा उसमें L एलिमेंट होंगे, एंड सपोज दीज UIs U1 U2 and so on up to UL, these L elements form basis of W1 intersection W2. अब देखो ये W1 intersection W2 का बेसिस है, सो इट इज़ ए सबसेट ऑफ W1, एंड क्योंकि ये W1 इंटरसेक्शन W2 में लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो W1 में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है सो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ W1। तो इसको हम एक्सटेंड करके W1 का बेसिस बना सकते हैं, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ W1। तो देखो ये L एलिमेंट्स का सेट था U1 U2 एंड सो ऑन UL, इसमें हमने M एलिमेंट और जोड़ दिए, सपोज V1 V2 एंड सो ऑन Vm। तो सपोज इन M एलिमेंट्स को जोड़ने पर ये W1 का बेसिस बन जाता है, इट इज़ ए बेसिस ऑफ W1। सो वी कैन राइट कि अगर डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 L थी, तो सपोज M एलिमेंट्स ऐड करने पर W1 का बेसिस बन गया, तो W1 की बेसिस की डायमेंशन W1 की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L प्लस M। सो डायमेंशन ऑफ W1 इज L प्लस M। ऑलराइट, नाउ इसी तरह से जो आपने ये सेट जो लिया था L एलिमेंट्स का, ये W1 का सबसेट था, इसी तरह से W2 का भी सबसेट होगा, W2 का भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा, तो इसको एक्सटेंड करके हम W2 का बेसिस भी बना सकते हैं। तो L एलिमेंट्स हमने A वाले ले लिए और उसमें कोई N एलिमेंट हमने और ऐड कर दिए V के, और इस तरह से ये हमारे पास एक सबसेट बन गया जो W2 का बेसिस है।
and dimension of W2 is L plus N. ऑलराइट, तो अभी तक हमने क्या किया, W1 इंटरसेक्शन W2 का एक बेसिस लिया जिसमें L एलिमेंट है, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और W1 में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो इसको एक्सटेंड करके हम W1 का एक बेसिस बनाएंगे। इन L एलिमेंट्स के साथ हमने M एलिमेंट और जोड़ दिए, ये W1 का बेसिस बन गया। इसी तरह से हमने इन L एलिमेंट्स के साथ कोई N एलिमेंट्स और जोड़ दिए ताकि ये W2 का बेसिस बन जाए। तो हमारे पास आ गया कि W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन है L, W1 की डायमेंशन है L प्लस M और W2 की डायमेंशन है L प्लस N। अब हमें देखिए प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब यहाँ देखिए, सो व्हाट इज दिस इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ W1 इज L प्लस M, डायमेंशन ऑफ W2 इज L प्लस N माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज L। सो L प्लस M प्लस L प्लस N माइनस L, ये किसके इक्वल आ गया, L प्लस M प्लस N। दैट मीन्स हमें शो करना है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू L प्लस M प्लस N। सो वी हैव टू शो दैट डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू L प्लस M प्लस N। इसके लिए हमें शो करना है कि इसका जो बेसिस होगा W1 प्लस W2 का, उसके अंदर L प्लस M प्लस N एलिमेंट होंगे। ऑलराइट, so we have to show that W1 plus W2 has a basis which has L plus M plus N elements. Alright, तो हम यहाँ पे एक सेट बना रहे हैं, ये सेट है जिसमें सारे UIs हैं U1, U2 and so on UL, L एलिमेंट ये है, फिर सारे VIs हैं जिनको हमने UIs में ऐड करके W1 का बेसिस बनाया था, ये M एलिमेंट है, और फिर सारे WIs हैं W1, W2 and so on WN जिनको हमने UIs के साथ ऐड करके W2 का बेसिस बनाया था। तो ये हमने टोटल L प्लस M प्लस N एलिमेंट्स का एक सेट ले लिया, और अब हम इस सेट को प्रूव करेंगे कि दिस सेट S, तो हम यहाँ पर क्लेम करते हैं कि दिस सेट S इज अ बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। हम शो करेंगे कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये सेट पूरे W1 प्लस W2 को जनरेट करता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम शो करते हैं कि सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए, टू प्रूव दैट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, हम क्या करते हैं, हम इन सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, UIs को AIs से मल्टीप्लाई कर देते हैं, VIs को BIs से मल्टीप्लाई कर देते हैं, WIs को CIs से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सच दैट इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है, 0 के। अब हमें प्रूव करना है कि ऑल दिस AIs, all these scalars BIs and all these scalars CIs are 0, ये सारे स्केलर 0 अगर हमने प्रूव कर दिए तो हम प्रूव कर देंगे कि सेट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखो ये कैसे होगा, सो वी कैन टेक ऑल दिस C1 W1 प्लस C2 W2 प्लस एंड सो ऑन CN W1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और सारे UIs और VIs को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो अब देखो ये U1 U2 UL V1 V2 VM ये किसका बेसिस था, दिस वाज बेसिस ऑफ W1, ये बेसिस था W1 का। तो इसका मतलब इस एलिमेंट को C1 W1 प्लस C2 W2 प्लस एंड CN WN जो है, ये जो एलिमेंट है इट इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, ये B के एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन है, और B क्या है, B इज बेसिस ऑफ W1, दैट मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू W1। ये जो एलिमेंट्स हमारे पास आया, ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट W1 में बिलोंग करता है। कौन सा एलिमेंट, C1 W1 plus C2 W2 plus and so on CN WN, this elements belongs to capital W1, ये एलिमेंट W1 में बिलोंग करता है। अब देखो C1 WN plus C2 W2 plus and so on CN WN, it can also be written as linear combination of UIs and WIs। UIs के साथ स्केलर्स हमने 0 ले लिए, तो 0 U1 plus 0 U2 plus 0 UL, तो इससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, बट एक तरह से हमने इसको UIs और WIs के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, और UIs और WIs का जो सेट था, जो C सेट था, दैट वाज बेसिस ऑफ W2। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट हमारा W2 में भी बिलोंग करता है। सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू W1 एज वेल एज दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू W2, तो दैट मीन्स दैट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन of W1 and W2. So C1 W1 plus C2 W2 plus and so on CN WN belongs to W1 intersection W2.
और क्योंकि ये W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करता है, तो दैट मीन्स दिस एलिमेंट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब W1 इंटरसेक्शन W2 में कौन से के बेसिस में कौन से एलिमेंट थे? ऑल UIs, U1 U2 एंड सो ऑन UL। तो अब हमने C1 W1 प्लस C2 W2 प्लस एंड सो ऑन Cn W1 को क्या लिख लिया? D1 into U1 plus D2 into U2 plus and so on DL into UL, where all these scalars di's come from the field F. Alright. So now this can be written as C1 W1 plus C2 W2 plus and so on Cn W1 minus D1 U1 minus D2 U2 minus and so on minus DL UL is equal to 0. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C1 W1 plus C2 W2 plus and so on Cn W1 plus minus of D1 into U1 plus minus of D2 into U2 plus and so on minus of DL into UL is equal to 0. अब देखो W1 W2 Wn U1 U2 UL ये क्या है? These are all elements of, ये सारे किसके एलिमेंट्स हैं? These are all elements of basis of W2। देखो U1 U2 UL W1 W2 Wn ये किसका बेसिस है? दिस इज बेसिस ऑफ W2। और क्योंकि ये बेसिस के एलिमेंट है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये सारे स्केलर्स C1 C2 Cn D1 D2 DL ये सारे क्या होंगे? ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। वाई? बिकॉज U1 U2 एंड सो ऑन UL एंड W1 W2 एंड सो ऑन Wn इज बेसिस ऑफ W2, क्योंकि ये सेट W2 का बेसिस है, इस वजह से ऑल द स्केलर्स आर 0। अब अगर ये सारे स्केलर्स 0 हैं तो सारे स्केलर्स की जो 0 वैल्यू है हम 1 इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये 1 इक्वेशन है, तो C1 C2 एंड सो ऑन Cn को अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर दे तो हमारे पास क्या आएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ UIs एंड VIs इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 U1 plus A2 U2 and so on AL UL plus B1 V1 plus B2 V2 plus and so on BM VM is equal to 0. Now this U1 U2 UL, ये जो सेट हमारे पास बना U1 U2 UL और V1 V2 VM, ये क्या है? इट इज बेसिस ऑफ W1। ये W1 का बेसिस है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट्स का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब all these scalars are 0. So all the AIs are 0, all the BIs are 0, all the CIs are 0. Therefore the set S is linearly independent। क्योंकि set S के लीनियर कॉम्बिनेशन को जब हमने 0 रखा था वहाँ पर हमने सारे स्केलर्स AIs BIs और CIs लिए थे, वो सारे स्केलर्स 0 के इक्वल आ रहे हैं। Hence the set S must be linearly independent। जो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो सेट S था जिसमें L प्लस M प्लस N वेक्टर्स थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट हमने शो करना है कि जो सेट S है वो W1 प्लस W2 को स्पैन करता है। वी हैव टू शो दैट S स्पैन्स W1 प्लस W2। उसके लिए क्या करेंगे? W1 प्लस W2 का कोई एलिमेंट लेंगे और शो करेंगे कि दैट एलिमेंट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ W। मतलब वी हैव टू शो दैट S स्पैन्स W1 प्लस W2। तो हमने शो करना है कि अगर हम W1 प्लस W2 का कोई भी एलिमेंट लेते हैं दैट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। ऑलराइट, तो मैंने U कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज कर लिया W1 प्लस W2 का। दैट मीन्स U कैन बी रिटन एज x प्लस y वेयर देयर इज सम x बिलोंगिंग टू W1 and y belonging to W2. So U can be written as x plus y for some x belonging to capital W1 and y belonging to capital W2. x W1 का एलिमेंट है तो ये W1 के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। W1 के बेसिस में एलिमेंट्स थे UIs और VIs। So we have written x equal to alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha L UL plus beta 1 V1 plus beta 2 V2 plus and so on beta M VM। इसी तरह से जो y था वो W2 का एलिमेंट है, तो y को हम क्या लिखेंगे? W2 के बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो y को मैंने लिखा गामा 1 U1 प्लस गामा 2 U2 प्लस एंड सो ऑन गामा L UL प्लस डेल्टा 1 W1 प्लस डेल्टा 2 W2 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा N WN।
where all these alpha i's, beta i's, gamma i's and delta i's, these are all scalars. Alright, where ये सारे ui's, vi's और wi's तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं ना, लेकिन जो ये अल्फा आइज हैं, जो ये बीटा आइज हैं और जो गामा आइज हैं एंड these all wi's, they are all scalars. Alright, अब देखो जब आप x प्लस वाई करोगे तो x प्लस वाई में क्या आएगा, अल्फा 1 u1, अल्फा 2 u2 एंड सो ऑन, अल्फा l ul प्लस बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 प्लस बीटा 1 m vm एंड प्लस गामा 1 u1 प्लस गामा 2 u2 एंड सो ऑन प्लस गामा l ul प्लस डेल्टा 1 w1 प्लस डेल्टा 2 w2 एंड सो ऑन डेल्टा n wn. तो x प्लस वाई जो है वो किस किस का लीनियर कम्बिनेशन हो जाएगा, ऑल दिस ui's, vi's एंड wi's. ओके, सो मैं लिख के दिखा देता हूँ x, व्हाट इज x प्लस वाई. अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इट विल बिकम अल्फा 1 प्लस गामा 1 इंटू u1 प्लस अल्फा 2 प्लस गामा 2 इंटू u2 प्लस एंड सो ऑन अल्फा l प्लस गामा l इंटू ul प्लस इस तरह से फिर ये बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 प्लस एंड सो ऑन बीटा m vm प्लस फिर ये wi's वाले एलिमेंट ले लीजिए, डेल्टा 1 w1 प्लस डेल्टा 2 w2 and so on delta n wn. So it is linear combination of all ui's, vi's and wi's. Those are elements of S. So u, that is equal to x plus y, is a linear combination of elements of S. So we can say S spans w1 plus w2. तो S linearly independent भी है और ये w1 plus w2 को span भी करता है. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि S must be a basis of w1 plus w2. इसका मतलब डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2 क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S कितने थे, हमने देखा था L प्लस m प्लस n. और L प्लस m प्लस n किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ w1 प्लस डायमेंशन ऑफ w2 माइनस डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2. क्यों, बिकॉज इट इज इक्वल टू L प्लस m, डायमेंशन ऑफ w1 इज L प्लस m, डायमेंशन ऑफ w2 इज L प्लस n माइनस डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2 इज L, so it is equal to nothing but L plus m plus n. So we have shown here that dimension of w1 plus w2 is equal to dimension of w1 plus dimension of w2 minus dimension of w1 intersection w2. Alright, so this is how we can prove this theorem, that dimension of w1 plus w2 is equal to dimension of w1 plus dimension of w2 minus dimension of w1 intersection w2. Next we come to dimension of direct sum. यह कहता है कि अगर एक finite dimension vector space है V and it is direct sum of two subspaces w1 and w2, then dimension of V is dimension of w1 plus dimension of w2. अगर V w1 और w2 का direct sum है, so V is direct sum of w1 and w2. This implies V can be written as linear sum of w1 and w2, and w1 intersection w2 is zero subspace. w1 intersection w2 is zero subspace. और अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ w1 intersection w2, क्योंकि ये जीरो सबस्पेस है तो इसकी डायमेंशन जीरो होगी. Alright, so now what is dimension of V? Dimension of V is nothing but dimension of w1 plus w2, and in the previous theorem we have done that dimension of w1 plus w2 is dimension of w1 plus dimension of w2 minus dimension of w1 intersection w2. And what is dimension of w1 intersection w2? That is 0. So it comes out to be dimension of w1 plus dimension of w2. Hence, if V is direct sum of two subspaces w1 and w2, then dimension of V is nothing but equal to dimension of w1 plus dimension of w2. Alright. Next we come to the concept of complementary subspace. अब हम बात करते हैं complementary subspace की. Complementary मतलब पूरा करने वाला. तो कैसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस का क्या मतलब है,
अगर W कोई सबस्पेस है V का, इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर F, देन अगर हमारे को कोई ऐसा एक सबस्पेस W डैश मिल जाता है V का, सच दैट W और W डैश का डायरेक्ट सम करने पर V आ जाए, पूरा वेक्टर स्पेस V आ जाए. So if V is equal to direct sum of W and W dash, so if there exists some W dash such that V can be written as direct sum of W and W dash, then this subspace W dash is said to be complementary subspace of W. तब हम इस W dash को W का complementary subspace कहते हैं. कब कहते हैं? If V can be written as direct sum of W and W dash, then W dash is said to be complementary subspace of W. Alright. So now we do a theorem related to this complementary subspace. एक theorem क्या कहती है कि every subspace W of a finite dimensional vector space V over F has a complementary subspace W dash. मतलब अगर V का आप कोई भी सबस्पेस लेते हैं W, तो उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस W डैश मिल जाएगा, और जो W डैश की डायमेंशन होगी दैट वुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W. ठीक है, तो अगर सपोज V की डायमेंशन 3 है और आप उसका एक सबस्पेस लेते हैं W जिसकी डायमेंशन 2 है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस जो होगा W डैश, उसकी डायमेंशन होगी 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1. ऑलराइट. तो पहले तो हमने ये शो करना है कि एवरी सबस्पेस W हैज़ ए कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस W डैश फॉर ए गिवन वेक्टर स्पेस V एंड डायमेंशन ऑफ W डैश, और फिर हम प्रूव करेंगे कि डायमेंशन ऑफ W डैश इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W. ओके, नाउ सपोज डायमेंशन ऑफ V इज n and dimension of W is m, then definitely m is less than equal to n. Why? Because in the first theorem done in this lecture we have shown that dimension of W is less than equal to dimension of V. आज जो हमने पहली थ्योरम किया है उसमें हमने ये शो किया. So m must be less than equal to n. अब सपोज करो कि ये m एलिमेंट्स का जो सेट है W1, W2 and so on Wm, सपोज दिस सेट इज ए बेसिस ऑफ W. मान लीजिए ये W का बेसिस है. अब वही कंसेप्ट है कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है W का, तो ये V का भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ V. ठीक है, तो इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स ऐड किए, और उन एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद कितने एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे इसमें, ताकि इसमें टोटल n एलिमेंट हो जाए. तो इसमें m एलिमेंट पहले से थे, तो इसमें हम कितने एलिमेंट ऐड करेंगे, n माइनस m एलिमेंट ऐड करेंगे, ताकि ये n एलिमेंट्स का सेट बन जाए, और ये n एलिमेंट्स का जो सेट है वो V का बेसिस है. तो जो W1, W2, Wm जो W का बेसिस था उसमें हमने n माइनस m एलिमेंट और जोड़ दिए और उसको हमने V का बेसिस बना दिया. ठीक है, अब जो ये हमने नए n माइनस m एलिमेंट्स लिए हैं, नाउ कंसीडर द सेट B डैश, इसका एक नया सेट बना लिया. कंसीडर द सेट B डैश विच कंटेन्स n माइनस m एलिमेंट्स. अब इन n माइनस m एलिमेंट्स से जो सबस्पेस जनरेट होगा वो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस. ओके, सो नाउ वी हैव कंसीडर्ड दिस सेट B डैश ऑफ n माइनस m एलिमेंट्स Wm प्लस 1, Wm प्लस 2 एंड सो ऑन Wn, एंड इससे इन एलिमेंट से जो सबस्पेस जनरेट होता है वो हमने मान लिया W डैश, और हम क्लेम करते हैं कि दिस W dash is complementary subspace of W, that is V can be written as direct sum of W and W dash. अब हम प्रूव करेंगे कि V can be written as direct sum of W and W dash. तो इसके लिए हमें क्या शो करना है, इसके लिए हमें ये शो करना है कि V is linear sum of W and W dash and intersection of W and W dash contains only the zero element. तो ये दो चीज़ें प्रूव करनी है. तो पहले हम ये शो करते हैं कि every element of V can be written as sum of two elements where some first element is of W and second element is of W dash. तो देखो, अब अगर हम U V का कोई एलिमेंट ले लेते हैं तो इसका मतलब U को हम V के बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं.
तो V के बेसिस में कौन से एलिमेंट हैं, W1 W2 एंड सो ऑन Wm, और फिर उसके बाद Wm+1 एंड सो ऑन Wn, ये एलिमेंट्स हैं। तो हमने U को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मैंने लिखा A1W1 प्लस A2W2 प्लस एंड सो ऑन AMWm प्लस AM+1 Wm+1 प्लस एंड सो ऑन ANWn, where all these AIs are scalars. All right. So ये W1 W2 एंड सो ऑन Wm ये किसका बेसिस है, ये B का बेसिस है, ये B में बिलोंग करते हैं, जो W का बेसिस है। तो ये एलिमेंट किसका हो गया, W का। और Wm+1 एंड सो ऑन Wn ये सारे किसके एलिमेंट हैं, ये सारे B डैश के एलिमेंट है। और B डैश से कौन सा सबसे जनरेट होता है, W डैश जनरेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि U can be written as sum of two elements where first element belongs to capital W and second element belongs to W dash. So U belongs to W plus W dash. That means V is contained in W plus W dash. क्योंकि हमने V का एक arbitrary element लिया और वो show कर दिया कि वो W plus W dash में belong करता है, तो I can write V is contained in W plus W dash. और हमें पता है कि W और W dash दोनों सबस्पेस हैं V के, तो इनका सम भी सब V का सबस्पेस होगा। So I can write W plus W dash is contained in V. So from 1 and 2 it is very much clear that V is equal to W plus W dash. V जो है वो W plus W dash के equal है। अब ये प्रूव करना रह गया कि intersection of W and W dash contains only 0 vector. तो ये कैसे शो करेंगे हम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि W intersection W dash का कोई भी एक arbitrary element शो कर दो, W small w, ये हमने चूज कर लिया कि स्मॉल w इज एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ w इंटरसेक्शन w डैश। अब हमने शो करना है कि ये w 0 के इक्वल हो सकता है, इसके अलावा किसी और एलिमेंट के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब जो एलिमेंट w और w डैश दोनों में कॉमन होगा वो एलिमेंट सिर्फ 0 वेक्टर हो सकता है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता। तो अब w में भी बिलोंग कर रहा है, जो स्मॉल w है वो इस सबस्पेस w में भी बिलोंग कर रहा है, और जो स्मॉल w है वो सबस्पेस w डैश में भी बिलोंग कर रहा है। So it can be written as linear combination of elements of basis of W, as well as it can be written as linear combination of spanning set of W dash. W dash जो है उसका जो spanning set है ये उससे generate होते हैं। तो W को हमने लिख लिया B1 W1 plus B2 W2 and so on BM WM, और W को हमने लिख लिया BM+1 WM+1 and BM+2 WM+2 plus and so on BN WN। ये हमने W को दो अलग अलग तरीके से लिख लिया, बट क्योंकि ये दोनों W की रिप्रेजेंटेशन है तो ये आपस में इक्वल होंगी, दोनों को इक्वल लिख लिया। अब जो ये Bm+1 Wm+1 Bm+2 Wm+2 एंड सो ऑन Bn Wn है, ये वाली टर्म हम राइट साइड पे ले आते हैं, तो इट बिकम्स B1 W1 प्लस B2 W2 एंड सो ऑन Bm Wm प्लस माइनस ऑफ Bm+1 Wm+1 प्लस माइनस ऑफ Bm+2 Wm+2 प्लस एंड सो ऑन माइनस ऑफ Bn Wn इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पर देखिए कि जो ये W1 W2 Wm+1 Wm+2 एंड सो ऑन Wn का जो सेट है ये क्या है, इट इज़ अ बेसिस ऑफ V, हेंस इट मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। और इसका मतलब ये जो सारे स्केलर्स हैं, ऑल दीज स्केलर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। सो ऑल दीज BIs B1 B2 एंड सो ऑन अप टू Bm एंड देन Bm+1 एंड सो ऑन अप टू Bn, ऑल दीज स्केलर्स आर 0। और अगर आप ये स्केलर्स 0 पुट करते हो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो, आपके पास W क्या आएगा, W is 0 W1 plus 0 W2 and so on plus 0 Wm, so that means W is equal to 0। So W जो हमने W और W डैश का कॉमन एलिमेंट लिया था वो 0 एलिमेंट के इक्वल है, hence W intersection W is singleton set 0। तो V can be written as W plus W dash, V can be written as linear sum of W and W dash, and intersection of W and W dash is 0 space, therefore V can be written as linear sum of W and W dash, and therefore W dash is complementary subspace of V। ओके अब आप देखो कि ये जो सेट आपने लिया है Wm+1 एंड सो ऑन Wn, ये जो सेट है ये W dash का जनरेटिंग सेट है, and it can be very easily shown that it is a basis of W dash, and because it is a basis of W dash, therefore we can say that dimension of W dash is equal to number of elements in B dash, and B dash contains n minus m elements, so that is why dimension of W dash is equal to n minus m,
and n minus m means dimension of V minus dimension of W. So I can say that dimension of W dash is equal to dimension of V minus dimension of W. That is what we had to prove. So every subspace W has a complementary subspace W dash, and dimension of this W dash must be equal to dimension of V minus dimension of W. That's all for today's lecture. Thank you very much.